हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो है सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सभी सब्जेक्ट से जीएस के मिक्स होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और उन सबको कलेक्ट करके उनका मतलब उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छांट के यहाँ पे एक 25 क्वेश्चंस का सेट तैयार करा हुआ है। ये क्वेश्चंस 25 हैं और आपके एग्जाम में भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड एक सेट होने वाला है इस वीडियो में पूरा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। कुछ आपको नहीं समझ आया तो कमेंट में पूछना। 1-2 सेकंड लेके पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, जो भी आपको दिखेगा उसके बाद मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हम अपने अब क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का मेजबान देश था। एक बार आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का मेजबान देश था। ओमान, दक्षिण अफ्रीका, कतर या ब्राज़ील। तो अगर हम देखें, जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप है ये एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। ये पहली बार ना 1930 में शुरू हुआ था। नॉर्मली ये हर साल क्या होता है, 4 बार, मतलब नॉर्मली हर बार 4 साल में एक बार होता है। लेकिन 1942 और 46 में क्या हुआ था कि उस टाइम पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अगर हम 2022 पे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में देखें तो ये इसका 22वां एडिशन था, 22वां, और ये हमारा हुआ था कतर में। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा कतर। इसमें कुल 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, अगर देखिए विनर कौन बना था, तो अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था। उन्होंने 36 साल बाद ये जीत हासिल करी थी। लास्ट टाइम वो 1986 में जीते थे। फाइनल मैच जो है वो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया था। मैच पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से जीत गया था अर्जेंटीना। अच्छा, जो गोल्डन बॉल होता है, कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम अवार्ड देखें इसके, तो जिसे हम बेस्ट प्लेयर अवार्ड कहते हैं, ये लियोनेल मेसी को मिला था। मेसी को अवार्ड 2014 में भी मिला था, और वो इसे जीतने वाले इस 2 बार वो जीत चुके हैं। गोल्डन बूट हम उसे कहते हैं जिसको मोस्ट गोल जिसने करे होते हैं, सबसे ज़्यादा गोल जिसने करे होते हैं। ये अवार्ड मिला था किलियन एम्बापे को। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 8 गोल किए थे, जो काफ़ी ज़्यादा है। गोल्डन ग्लव यानी कि बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जो होता है, ये अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को मिला था। यहाँ पे देखिए, एमिलियानो मार्टिनेज को, उन्होंने अर्जेंटीना के लिए बहुत ही शानदार गोलकीपिंग करी थी। यंग प्लेयर अवार्ड जो है वो है एंजो फर्नांडिस को मिला था। ये अवार्ड बेस्ट यंग प्लेयर को दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन का आंसर देख लिया, कतर है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। एक बार आप इसे बताइए कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी क्लोज डेट दे रखी है। इसका जो हमारा सही आंसर है वो है 21 जून। अच्छा, अगर हम देखें हमारा जो योग डे, अंतर्राष्ट्रीय योग डे यानी कि इंटरनेशनल योगा डे, ये होता क्या है, तो 2015 से ना हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। योगा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी की है, ये बहुत ही प्राचीन समय से इंडिया में चली आ रही है। योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, बॉडी, माइंड, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बैलेंस जिसे हम कहते हैं वो बनाने में हेल्प करती है। 21 जून 2015 को ना पहला इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था, और इसका क्रेडिट जाता है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको। उस टाइम इसका थीम था सद्भाव और शांति के लिए योग। यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा, देखिए, सद्भाव और शांति के लिए योग, जिस समय उसका थीम था। अच्छा, 2022 जो भी प्रेजेंट था उसका थीम था मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और भी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखें जो हमारे क्वेश्चन में हमें दी हुई थी, जैसे ये है 20 जून, तो 20 जून को हमारा वर्ल्ड रिफ्यूजी डे होता है, विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून जो हमारा सही आंसर है उसका होता है इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, और समर सॉलिस्टिस यानी कि ग्रीष्म संक्रांति दिवस। ये साल का सबसे लंबा दिन होता है। अगर हम 23 जून देखें तो इस दिन हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक डे, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल विडोज डे ये मनाया जाता है। तो चलिए हम अपने एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। ये तो आई होप आप सब लोगों को पता ही होगा। तो इसका हमारा सही आंसर है अमृतसर, पंजाब में। देखिए, जलियांवाला बाग के बारे में आप सबको पता होगा, फिर भी हम उसके बारे में थोड़ा सा एक बार समझें। तो ये अमृतसर पंजाब में स्थित है, और ये हमारा बहुत ही दुखद घटना के लिए फेमस है, मैसेक्री के लिए। इस घटना को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर अमृतसर नरसंहार भी कहते हैं। ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उस टाइम ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया था, रॉलेट एक्ट। इस कानून के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2 लीडर्स थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में बहुत सारे लोगों ने जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे इसका प्रदर्शन के लिए।
फिर क्या हुआ कि एक ब्रिटिश ऑफिसर रिग्नाल्ड डायर, जनरल डायर जिसे हम कहते हैं, अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ आया। बिना वार्निंग दिए उसने भीड़ पर पूरी गोलियां चलवा दी थी और बहुत सारे निर्दोष लोग ना इसमें मारे गए थे एक्चुअली। उस समय हमारे पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर थे। इस घटना का अगर रिजल्ट क्या देखें, अगर आउटकम क्या निकला, तो पूरे भारत में लोगों में जो है गुस्सा और विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि वापस कर दी थी। महात्मा गांधी ने अपने केसरे हिंद का अवार्ड भी वापस कर दिया था। ये बहुत ही उस समय का शोक फैल गया था पूरे देश में अगर हम देखें। अच्छा, इस घटना की जांच के लिए ना फिर एक कमीशन बनाया गया, हंटर कमीशन, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे विलियम हंटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हंटर कमीशन के कुछ सदस्य जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, पहले तो विलियम हंटर, जस्टिस जॉर्ज रैंकिन, चिम्मनलाल हरिलाल सीतलवाड़, वर्नन राइस, मेजर जनरल जॉर्ज बैरो, पंडित जगत नारायण, थॉमस स्मिथ, सरदार साहिब जा, सुल्तान अहमद खान और एस.सी. स्टोन्स। टोटल 9 मेंबर हैं। अच्छा, रॉलेट एक्ट था कि अगर हम देखें तो इसे 1919 का काला कानून कहते हैं। 1919 का काला कानून, ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। इसके अनुसार होता क्या था ना कि बिना ट्रायल के, बिना किसी जांच पड़ताल के किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, बिना वजह अरेस्ट कर सकते हैं। लोगों की फ्रीडम को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था उस समय। इसका मेन पर्पस था कि इंडियन लोगों के प्रोटेस्ट जो करते हैं इंडियन लोग किसी भी चीज़ के लिए अंग्रेजों से, उसको दबाया जा सके। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमृतसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि? तो आप लोग एक बार बताइए इसका आंसर। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है शुक्र ग्रह, वीनस जिसे हम कहते हैं। अच्छा, शुक्र ग्रह कहाँ है और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें, आप यहाँ पे इमेज में देख भी सकते हैं। आपका ये रहा शुक्र ग्रह, ये, और ये हमारा सूरज है। तो शुक्र ग्रह ना पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह है। ये रहा पृथ्वी, ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। हालांकि हम देखें तो मरकरी जो है ये सूरज के पास है, फिर भी वीनस ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर जो होता है वो हीट को एकदम फंसा लेता है, ट्रैप कर लेता है। ये रात के समय में ना आसमान में सबसे चमकीला ग्रह है। कभी कभी ये सुबह सूरज के निकलने से पहले दिखाई देता है ईस्ट में, और शाम को सूरज के ढलने के बाद वेस्ट में दिखाई देता है। इसीलिए लोग इसको ना मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, यानी कि सुबह का तारा है या शाम का तारा, इस नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुबह का तारा और शाम का तारा वाला, वो भी हम वीनस को ही कहते हैं, शुक्र ग्रह को। लेकिन ध्यान रखना है कि ये तारा नहीं है बल्कि ये एक प्लैनेट है, लेकिन इसको कह हम देते हैं। अच्छा, अगर हम सोलर सिस्टम के बाकी चीज़ें देखें तो कुछ इनर प्लैनेट्स और कुछ आउटर प्लैनेट्स में हमने बांटा हुआ है, यानी अंदर वाले ग्रह और बाहर वाले ग्रह। अंदर वाले ग्रह हमारे हुए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मार्स, यहाँ तक। और जहाँ से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यहाँ से हमने इन्हें बांटा हुआ है आउटर प्लैनेट में। ये वो प्लैनेट्स है जो सूरज के पास हैं और ये है वो सूरज से जो दूर होते जाते हैं। तो अगर हम देखें, अगर हमें एक ऑर्डर में याद रखना है कि हमारे सूरज से पहला कौन सा प्लैनेट है, दूसरा कौन सा प्लैनेट है, तो इसकी एक छोटी सी आप ट्रिक समझ सकते हैं कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। एम से हमारा मरकरी, वी से विनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। इंग्लिश में ट्रिक है लेकिन अब याद कर लेना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ट्रिक्स तो किसी भी लैंग्वेज में बन सकती हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने एरो इंडिया 2023 की मेजबानी करी? मुंबई, बेंगलोर, चांदीपुर या अम्बाला? निम्नलिखित में से किस शहर ने एरो इंडिया 2023 की मेजबानी की? तो इसकी मेजबानी हमारे बेंगलोर में हुई थी। अच्छा, एरो इंडिया है क्या, एक बार इसको देखें अगर हम, तो एरो इंडिया ना एक एयर शो और साथ ही में डिफेंस एग्जीबिशन भी है, यानी कि डिफेंस वाली चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती हैं एयर शो के साथ में। अब यहाँ होता है कि अलग अलग देश की कंपनियाँ अपने फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों को लेकर आती हैं। ये इवेंट मेनली ना इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस में होता है जो येलहांका बेंगलोर में है। इसे आप याद रखना, येलहांका बेंगलोर में जो इंडियन एयरफोर्स का बेस है ये वहाँ पे होता है। अब एरो इंडिया 2023 के इंपॉर्टेंट अगर हम देखें फीचर्स, पॉइंट जो भी इसमें हुए थे, तो इसे 13 फरवरी 2023 को इनॉग्रेट किया गया था। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था और ये इसका 14वां संस्करण था, 14th एडिशन था। इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी, येलहांका एयरफोर्स स्टेशन, यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ। अच्छा, इसका थीम देखें अगर हम, तो ये था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं फ्यूचर में।
इस इवेंट में देखें तो 80 से भी ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि काफ़ी खास बात है। 30 देशों के मिनिस्टर और डिफेंस कंपनी से सीईओ आए थे। करीब 800 डिफेंस कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें से 700 तो विदेशी कंपनियां थी और 100 तो विदेशी कंपनियां थी, लेकिन 700 हमारी भारतीय कंपनियां थी। अच्छा, बड़ी बड़ी कुछ फेमस कंपनियां जिसमें आई थी वो थी एयरबस, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL, BDL, BEML। इन कंपनियों ने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डिफेंस प्रोडक्ट यहाँ पे लाके दिखाए थे। जो एरो इंडिया होता है ना, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये बाईइनियल इवेंट है, यानी कि ये हर 2 साल में एक बार होता है और इसे ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर हम देख चुके हैं कि बेंगलोर में इसका किया गया था। एरो इंडिया 2023 की मेज़बानी बेंगलोर ने करी थी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में पूछना, अब डाउट मत रखना कुछ भी पढ़ेंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डैश अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो लेंस की क्षमता जो हमारी होती है वो किससे हम लोग डिनोट करते हैं? सीधी बात है, उसे हम डी से डिनोट करते हैं। काफ़ी सिंपल है, डायोप्टर जिसे हम कहते हैं। हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए एक बार देखें कि लेंस की पावर आखिर होती क्या है। तो लेंस की क्षमता जो होती है उसका मतलब होता है कि लेंस लाइट को कितना ज़्यादा मोड़ सकती है, बेंड कर सकती है। सिंपल भाषा में कि जितना ज़्यादा मतलब लेंस लाइट को ज़्यादा मोड़ेगी उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। इसका हमारा फॉर्मूला होता है P=1/f। तो यहाँ पे P जो होता है हमारा पावर ऑफ लेंस होता है, F जो होता है वो फोकल लेंथ होता है, फोकस दूरी जो मीटर में होती है। मतलब अगर हमारा F कम होगा, छोटी दूरी होगी तो पावर ज़्यादा होगी, और अगर F ज़्यादा होगा तो पावर कम होगी। इसकी यूनिट हमारी होती है D, डायोप्टर, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। और अगर हम देखें, बस इतना से हमें इसके बारे में जानना था। तो यहाँ पे हमारा इसका जो सी ऑप्शन है, डी साइन, ये इसका मतलब, इससे हम इसे बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड, एथेंस, बार्सिलोन या फिर हेलसिंकी? जो हमारा ओलंपिक है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ओलंपिक होता क्या है, फिर अपने क्वेश्चन पर वापस आएंगे। तो ओलंपिक एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। इसमें दुनिया भर के देशों के बेस्ट प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं और ये हर 4 साल में एक बार होता है। जो मॉडर्न ओलंपिक्स है ना, ये पहली बार इसमें ओलंपिक फ्लैग 1920 में फहराया गया था एंटवर्प में। यह आइडिया दिया था पियरे दे कॉर्बोतेन ने। उन्होंने ही इन जो ओलंपिक सिंबल्स होता है, रिंग्स ये वाले इस तरह की, ये इनको डिज़ाइन किया था। उन्होंने इसे 1916 में ओलंपिक कांग्रेस में प्रपोज किया था, लेकिन उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ना इन्हें यूज़ नहीं किया गया था। अगर हम पहले के समय का ओलंपिक देखें, एंशिएंट ओलंपिक, तो ओलंपिक्स की शुरुआत लगभग 2800 वर्ष पहले हुई थी, मतलब 2800 साल पहले हो गई थी, लेकिन देखो अभी तक खेला जा रहा है। ओलंपिया ग्रीस में हुई थी इसकी मतलब शुरुआत। ये गेम जो है ये एंशिएंट ग्रीस, जिसे हम यूनान कहते हैं, वहाँ होते थे उस समय। ये मतलब सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे वहाँ की। जो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये ओलंपिक्स को मैनेज करती है और इसका हेडक्वार्टर है लॉसवाने, स्विट्जरलैंड में। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था ना कि ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो हमारा ऑप्शन ए है, लॉसाने, स्विट्जरलैंड। ये 1915 से वहीं है आज तक। इसलिए आगे अगर और हम देखें, अच्छा एक बार हम लोगों को समझ लेते हैं। जो लोगो यहाँ पे है ओलंपिक का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ओलंपिक रिंग में ना, मतलब इस ओलंपिक लोगों में 5 रिंग्स होते हैं, 5 छल्ले बने होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 5 महाद्वीपों को। जो हमारा ब्लू वाला है ये यूरोप को बताता है, जो येलो वाला है ये एशिया के लिए है, ब्लैक वाला अफ्रीका के लिए है, ग्रीन वाला ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया, और रेड वाला जो है वो अमेरिका के लिए है। तो यहाँ पे हमारा ओलंपिक्स के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार जरूर देखना। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस वक्त। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? अनाईमुड़ी, नीलगिरी, अमरकंटक या गोमनपुर? बताइए, निम्न किसमें से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है ना वो है अनाईमुड़ी। अगर हम देखें तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया, ये इंडिया का वो हिस्सा है जो दक्षिण वाला है। लगभग मतलब ये डिफरेंट लैंडफॉर्म से आते हैं। भौगोलिक भाग यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के हैं, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन सब से। अच्छा अगर देखें अनामुड़ी है क्या, तो ये केरल राज्य में स्थित एक पहाड़ है। ये वेस्टर्न घाट में आता है हमारा, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही पूरे पेनिनसुलर इंडिया की ना सबसे ऊंची चोटी पे हम इसे हुए कहते हैं। इसकी हाइट लगभग कितनी है? 2695 मीटर की। और जो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा होती है,
इसके अगर हम लोकेशन देखें तो ये केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और एराविकुलम जो नेशनल पार्क है, मैं वहाँ एक बार घूमने भी गया हूँ एक्चुअली। एराविकुलम नेशनल पार्क जो है ये उस एरिया में पड़ता है, तमिलनाडु के बॉर्डर के बिल्कुल पास। अगर हम देखें तो अनामुड़ी का मतलब होता है कि हाथी का सर, एलिफेंट हेड, क्योंकि इसका जो शेप होता है थोड़ा थोड़ा हाथी के सर जैसा दिखाई देता है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चोटियों से, पहाड़ियों से इसकी कंपैरिजन करें तो हम देखें महेंद्रगिरी, इसकी 1645 मीटर की हाइट है। डोडा बेटा 2637 मीटर की हाइट है। अब आप अनाईमुड़ी की देखो 2695, ये इन सबसे ज़्यादा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि अनामुड़ी कितना ऊंचा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा अनामुड़ी, अनाईमुड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि 1764 में डैश की लड़ाई हुई थी। अच्छा, 1764 में कौन सी लड़ाई हुई थी? पानीपत, बक्सर, प्लासी या वांडीवॉस? बताइए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा है वैसे तो। 1764 1764 में किसकी लड़ाई हुई थी? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ये, बक्सर का युद्ध। अगर हम बक्सर के युद्ध के बारे में समझें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल था। ये लड़ाई हमारी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब और उनके साथ के रूलर्स। ये युद्ध के बारे में अगर हम समझें तो जो मीर कासिम शाह थे वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे अंग्रेज़ों से एकदम अलग होना चाहते थे। उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी थी। अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए ना उन्होंने ब्रिटिश स्टाइल ट्रेनिंग देना शुरू करी थी। अपने इंडियंस और ब्रिटिश दोनों को ही इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहते हो, टैक्स इन चीज़ों में। अब ये सब बातें अंग्रेज़ों को बिल्कुल भी उस समय पसंद नहीं आ रही थी। फिर हुआ ये कि जब लड़ाई शुरू हुई तो मीर कासिम तो भाग गया, लेकिन उसने सपोर्ट लिया था शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और शाह आलम दो जो मुगल एम्परर थे उस समय के, मुगल शासक। लेकिन आखिरी में अंग्रेजों ने ना इन तीनों को मिलकर हरा दिया था, इन सभी को। इसका रिजल्ट ये निकला कि युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जिसे हम कहते हैं। इस संधि के बाद अंग्रेजों की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्हें भारत में हर तरफ से कंट्रोल मिलना शुरू हो गया था। बाकी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बैटल और देखें तो हमारे इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो गया ये, बक्सर। जो हमारा पानीपत की लड़ाई है ये 3 हुई थी 1526। ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1556 56, अकबर और हेमू के बीच में। और 1761 वाली हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। प्लासी का युद्ध जो हमारा है ये 1757 में हुआ था। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हराया था इसमें। इससे भारत में अंग्रेजों की शुरुआत बहुत ही मजबूत हो चुकी थी। वांडीवॉस का युद्ध हमारा 1760 का है। ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी। ब्रिटिश जीते थे और इंडिया में फ्रेंच की पावर इससे ख़त्म ही हो गई थी पूरी की पूरी। तो यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स और उनके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो देख लिए। चलिए अपने आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर या मुंबई? जो हमारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर या मुंबई? तो इसका जो हमारा सही आंसर है ना वो है चेन्नई। देखें अगर इंटीग्रल फूड फैक्ट्री है क्या, काफ़ी लोगों ने आपने इस बारे में सुना भी होगा। ये हमारा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे कोच बनाने की फैक्ट्री है। ये इंडिया की सबसे पुरानी कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से एक है। ये पेरम्बूर चेन्नई में है जो तमिलनाडु में पड़ता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत करी थी 2 अक्टूबर 1955 में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो इंडिया के 4 बड़े रेलवे कोच फैक्ट्री है उनमें से एक है। अब आप बताइए वो बाकी 3 कौन से हैं? और एक टाइम पर ना ये दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे कोच प्रोड्यूसर भी रही है। मतलब सबसे ज़्यादा रेलवे कोचेस यहीं से निकल रहे थे। यहाँ लगभग 10,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और लगभग साल में 4,000 से भी ज़्यादा कोचेस बनाते हैं। अब किस तरह के यहाँ से कोचेस बनते हैं अगर हम देखें जो रेल के होते हैं तो सेल्फ प्रोपेल्ड कोचेस, जैसे ट्रेन के अंदर ही पावर सिस्टम होगा जिनमें। LHB कोचेस जो मॉडर्न सेफ डिज़ाइन वाले होते हैं, अलग अलग टाइप और अलग अलग डिज़ाइन के। अच्छा, ये फैक्ट्री ना डीजल इंजन पार्ट्स भी बना सकती है। अब तक का अगर इनका प्रोडक्शन देखें इन्होंने क्या किया तो इन्होंने 500 से भी ज़्यादा डिज़ाइन दिए और 63,000 से भी अधिक, मतलब इससे भी ज़्यादा कोचेस बना चुके हैं ये लोग। अभी इन्होंने रिसेंटली ना 2018-19 में ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के कोचेस भी इन्होंने ही बनाया है। देख रहे हो आप इनके काम। तो यहाँ पे हमारा जो इसका सही आंसर हो गया वो हो गया चेन्नई। चलिए हम अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? अच्छा, अभी 2026 है ना, तो आप लोगों की जनगणना फिर से शुरू हो गई है और 2027 तक वो कंप्लीट होकर रिजल्ट उसका आ जाएगा। फिर उससे पहले अगर आपने एग्ज़ाम निकाल लिया तो आपको 2011 की ही जनगणना याद करनी है। वरना जैसे ही अगर जनगणना के बाद अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका सिलेबस फिर से चेंज होने वाला है, जनगणना वाला सेंसस का कंप्लीट सिलेबस जो होता है। तो जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो इसका हमारा सही आंसर है ना 328 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व तो होता क्या है?
तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है किसी एरिया में कितने लोग रहते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हमारे रह सकते हैं। जैसे कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर में हमारे 382 लोग रहते हैं तो हमारी डेंसिटी वहाँ की 382 हो जाएगी, जो हमारे इस क्वेश्चन का एक्चुअली में आंसर है। अगर हम देखें कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो वर्ल्ड एवरेज जो है वहाँ लगभग 15 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि अगर पूरी वर्ल्ड का एवरेज देखें तो वहाँ पे 15 है। यानी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस है, क्योंकि यहाँ 382 है, ये देख रहे हो आप। अगर वर्ल्ड का एवरेज देखें तो 15 है, लेकिन इंडिया में 382 है। अच्छा, सबसे ज़्यादा डेंस यानी सबसे ज़्यादा घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले हमारा ऑफकोर्स नंबर 1 पे आता है एक तो बिहार, 1106 यहाँ का इतना है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, ये लिखा है 1028, और केरला 860। ये हमारे टॉप के हैं। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा भीड़ है। सबसे कम अगर हम देखें तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में 17, और उस यूनियन टेरिटरीज में सबसे कम है अंडमान निकोबार में। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से आज से तो 140 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है, लेकिन उस समय के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि एग्जाम में अभी भी हम उसी डेटा को लेते हैं, नेक्स्ट ईयर तक के बाद वो डेटा चेंज होने वाला है। तो 2011 के हिसाब से जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी 121 करोड़, 1.21 बिलियन। 2001 से 2011 के बीच जो पॉपुलेशन में 181 मिलियन की ग्रोथ हुई है, 18 करोड़ की ग्रोथ हुई है। जेंडर डेटा अगर हम देखें तो जो पुरुष थे वो 51.54% थे, और जो फीमेल्स थी वो 48.46% थी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट अगर हम देखें, कुछ मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट जो भी पूछे जा सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है, 20 करोड़ के अराउंड। सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है सिक्किम, 6.5 लाख के अराउंड। लिटरेसी रेट इंडिया का जो है मतलब कि साक्षरता दर वो 74% है। हाईएस्ट ये केरला का, और ये लोवेस्ट है बिहार का। और सेक्स रेशियो अगर हम देखें, लिंग अनुपात, तो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि 1000 मेलों पे 1000 आदमियों पे 943 महिलाएं हैं। ये पुराना डेटा है, लेकिन अभी आपको यही पढ़ना पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम अभी अगर इस ईयर हो जाता है। अर्बन पॉपुलेशन अगर देखें, शहरी जो आबादी होती है, तो ये लगभग 31% के अराउंड है। और सबसे ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जो मतलब देखें तो वो गोवा की है, 62.17। सबसे अधिक शहरी आबादी अगर देखें तो 62.17 गोवा में है। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ वाला स्टेट भी है हमारा, जहाँ की जनसंख्या यानी मतलब कम हुई है 2011 के सेंसस, तो वो हमारा है नागालैंड। तो आई होप आप लोगों को सारे फैक्ट समझ आ गए होंगे। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर था 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। ये भी काफ़ी सिंपल और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे आने वाला क्वेश्चन है। हाँ, भारत का संविधान कब बनाया गया था? तो इसका हमारा सही आंसर है 26 जनवरी, सॉरी ये तो मैं गलत बोलने लगा। इसका हमारा सही आंसर है 26 नवंबर 1949 में। ये तो आप बोलते हैं, अगर मैं आपको बोलता 26 जनवरी 1950, लेकिन इसका सही आंसर है भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ था ये 26 जनवरी से, लेकिन अब जब ये बन के कंप्लीट हुआ था, इसको अपनाया था तो 1949 में हुआ था, ये नवंबर के टाइम में, कुछ दिन पहले उससे। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझें तो भारत का संविधान हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था। इसका मतलब था कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली जो एक्सेप्ट कर लिया था। फिर ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हाँ, मैं ये कह रहा था, इम्प्लीमेंट जिसे हम कहते हैं। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हम यहाँ पे देखें तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा का संविधान है, लिखा हुआ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके जो मेन आर्किटेक्ट है जिसने इसे बनाया है वो B.R. अम्बेडकर जी माने जाते हैं। अच्छा, 26 नवंबर 1949 है। इस दिन मतलब क्या क्या तुरंत लागू हो गया था अगर हम देखें तो सिटीजनशिप, इलेक्शंस, टेम्पररी पार्लियामेंट, ट्रांजिशनल रूल्स यानी कि नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद और ये संक्रमणकालीन, ये सब मतलब ये प्रावधान जो है ये उसी समय एकदम लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति, उसके मेंबर कौन कौन थे? तो इसके 7 मेंबर थे जिन्होंने इसको बनाया था। B.R. अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अन्य गोपाल स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर और D.P. खेतानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 नाम है जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 26 नवंबर 1949। कहाँ है ये? और इस दिन तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का इसका सही आंसर हमें पता चल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मृत्युदंड से समाधान का अधिकार निम्न में से किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश या फिर सॉलिसिटर जनरल? तो मृत्युदंड से समाधान का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो
देखा जाए तो इसका सीधा सीधा अधिकार हमारे राष्ट्रपति जी के पास होता है। अच्छा, राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्ति, इसे हम कहते क्या है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं, आर्टिकल 72 यानी कि अनुच्छेद 72 के तहत उन्हें ये पावर मिली हुई है कि किसी भी अपराधी की सजा को वो माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अच्छा, ये पावर यूज़ कब होती है? राष्ट्रपति ने ये पावर मतलब 2-3 केसेस में यूज़ कर सकते हैं। जब सज़ा केंद्रीय कानून के तहत दी गई हो, सेंट्रल लॉ के तहत, जब सज़ा कोर्ट मार्शल के तहत दी गई हो, सेना की अदालत में, सेना में होते हैं एक्चुअली कोर्ट मार्शल, और जब मृत्युदंड यानी कि डेथ पेनल्टी दी हो। अच्छा, ये पावर जो है राष्ट्रपति की, ये जुडिशरी से एकदम अलग होती है, न्यायपालिका से। राष्ट्रपति जज की तरह केस नहीं सुनता है इसमें, बल्कि वो एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है, सरकारी अधिकार है उनके पास ये, कि वो ये प्रोवाइड कर सकते हैं सीधा सीधा। अच्छा, अगर हम समाधान के अलग अलग टाइप देखें जो हमारे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और ये 4-5 टाइप होता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला हमारा पार्डन, पूर्ण माफ़ी, यानी कि पूरी सज़ा खत्म कर देना, जैसे जेल, जुर्माना सब खत्म कर देना। कम्यूटेशन, सज़ा को बदलना, सज़ा का टाइप बदल देना। एग्जाम्पल जैसे कि डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजमेंट बना देना, यानी कि मृत्युदंड को जेल में डाल देना, मृत्युदंड को कैंसिल करके जेल में मतलब डाल देना। रिमिशन यानी कि सज़ा को कम करना, सज़ा की अवधि को कम कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल इसका अगर मैं आपको बताऊं तो 10 साल की सज़ा को 5 साल कर दिया, ये इसका वो। रेस्पाइट है, विशेष स्थिति में राहत जिसे हम कहेंगे, तो खास हालत में सज़ा को कम करना ये कहलाता है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन या हेल्थ प्रॉब्लम है किसी को, तो उसको ये मिलता है। 5वां रिप्राइव होता है, सज़ा को रोकना, कुछ समय के लिए सज़ा को रोक देना, खासकर डेथ पेनल्टी, ताकि मतलब अपील का टाइम मिल सके इस चीज़ में। और वही यहाँ पे लिखे हैं हमारे, क्षमा, रूपांतरण, छूट, राहत और दंड विराम। आप इनको एक बार खुद से पढ़ना, वैसे तो मैंने आपको सारे समझा ही दिए हैं, ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना, जितना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया राष्ट्रपति जी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 14वां क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? नाचो नाचो यारा तेरी मेरी यारी, नींद्रिया ना आवे और नाटो नाटो। तो निम्नलिखित में से किस गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता? हमारे इस क्वेश्चन का ना जो सही आंसर है वो है नाटू नाटू। चलिए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये फिल्म RRR का गाना था। ये आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही अच्छी फिल्म, देखना जरूर। 95th अकेडमी अवार्ड जो ऑस्कर्स हुए थे, उसका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था, और ये पहला इंडियन फिल्म सॉन्ग बना जिसने ऑस्कर जीता है। जो RRR फिल्म है ना, इसे SS राजामौली जी ने डायरेक्ट किया, बाहुबली वाले। ये फिल्म इंस्पायर्ड है अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम इन फ्रीडम फाइटर्स की लाइफ से, जहाँ पे अल्लूरी सीताराम राजू का रोल ये प्ले कर रहे थे याले हीरो, और जो कोमाराम भीम है उनका याला हीरो प्ले कर रहे थे। अच्छा, ऑस्कर 2023 के कुछ और विनर्स को अगर हम देखें तो जो बेस्ट फिल्म थी वो थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। जो बेस्ट एक्ट्रेस थी वो थी मिशेल येओह। जो बेस्ट एक्टर थे वो थे ब्रैंडन फ्रेजर। जो बेस्ट डायरेक्टर वो थे डैनियल कॉन और डैनियल शॉर्टनाइट। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रही है मेरे। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला था ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। अच्छा, RRR के अगर हम कुछ और अचीवमेंट देखें तो इन्होंने सिर्फ ऑस्कर ही नहीं जीता इस फिल्म ने, इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू के लिए, और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी मिला, और कई इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हैं इस मूवी ने। डायरेक्टर राजामौली ने भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला उन्हें न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया कि नाटू नाटू को ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? बताइए, सबसे लंबी अस्थि कौन सी हड्डी? फीमर, ह्यूमरस, टिबिया या रेडियस? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा फीमर। फीमर होता क्या है? फीमर को हम ना जांग की हड्डी कहते हैं, थाई बोन। यह ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी, लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये हमारे जो हिप होते हैं, कूल्हे से लेके नी तक जाती है, घुटने तक, यानी कि ये आपकी जांग के बीच की मेन हड्डी है। इसका काम ये होता है कि ये पूरे अपर बॉडी का वेट उठाती है, चलने, दौड़ने, खड़े रहने, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, अगर हम पैर की बाकी हड्डियाँ देखें जो हमारे लेग्स में होती हैं, तो एक तो है टिबिया, ये लोअर लेग जो घुटने से नीचे की मेन वेट बेयरिंग बोन है, ये फिबुला से भी ज़्यादा मजबूत होती है। और अगर हम फिबुला देखें तो फिबुला जो होता है हमारा, हिंदी में फिबुला लिखते हैं उसे, ये भी लोअर लेग में होती है, लेकिन ये वेट कम उठाती है, सपोर्ट का काम ज़्यादा करती है। जो पटेला होता है, पटेला, इसे नी कैप यानी कि घुटने की ढक्कन वाली हड्डी कहते हैं। ये नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे हमारा एक जो ह्यूमरस लिखा हुआ है, ये अपर आर्म होती है, बाहाँ की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये शोल्डर से एल्बो तक जाती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही आंसर है वो है फीमर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग एक बार।
कि एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, यानी कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि अगर दी किसने दी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये भी। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका हमारा सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अच्छा, टैगोर जी के बारे में थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे समझे, इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप लोगों को पता ही है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस राइटर, पोएट और म्यूजिशियन थे। इन्हें लोग प्यार से गुरुदेव या फिर भानु सिंह ठाकुर, जो इनका पेन नेम था, वो कहा करते थे, भानु सिंह ठाकुर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने ही महात्मा गांधी को ना महात्मा की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ना इंडिया का नेशनल एंथम जनगण मन भी लिखा है और बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी इन्होंने लिखा है। और ये एशिया के पहले नोबेल प्राइज विनर है, मतलब इनको नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए। हमारे बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें, सरदार पटेल जी, सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते थे। इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे ये। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो भी इन्हीं के नाम पे बना हुआ है और इनका बर्थडे आज के टाइम में हम नेशनल यूनिटी डे के नाम से मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया के पहले पीएम थे। इन्होंने भारत रत्न विनर पीएम भी जीता हुआ है। और ऑटोबायोग्राफी डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने अपनी लिखी थी। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल जो है उसको लिखने में भी इनका काफ़ी बड़ा रोल है। सरोजिनी नायडू जी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन्हें कहते हैं। पहली फीमेल गवर्नर थी ये भी, यूपी की सबसे फर्स्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सरोजिनी नायडू जी के बारे में। और ये पहली इंडियन वुमेन आईएनसी प्रेसिडेंट थी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी ये। और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। यहाँ पे सभी के बारे में फैक्ट लिखे हुए हैं, हाँ ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े कि नोबेल गैसें निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। पहला, पाँचवां, 18वां या 7वां समूह। अच्छा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो नोबेल गैसें निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। तो ये हमारे ना 18वें समूह में आती हैं। अगर हम नोबेल गैसेस के बारे में थोड़ा सा देखें, ग्रुप 18 जो है हमारा, तो पीरियोडिक टेबल में जो समूह 18 है वहाँ पे नोबेल गैसें, उदासीन गैसें होती हैं। इस ग्रुप में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। इन गैसों की खासियत यह है कि ये सभी गैसेज हैं और ये बहुत ही कम रिएक्ट करती हैं, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करती, एकदम इनर्ट होती हैं, अक्रियाशील जिसे हम कहेंगे हिंदी में, अक्रियाशील होती हैं। इसलिए इन्हें इनएक्टिव गैसेज भी हम लोग कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये बहुत ही कम कंपाउंड्स बनाती हैं। ये गैसेज हवा में मिलती हैं और मतलब रेडॉन को छोड़ के तो जो हवा में मिल जाती है, बाकी तो रेडॉन तो नहीं मिलती है। ये मोनो एटॉमिक गैसें होती हैं, मतलब कि इनमें एटम जो होते हैं सिंगल ही रहते हैं, किसी से जुड़ते नहीं हैं। इनकी पहचान अगर करनी है तो एक तो ये कलरलेस होती हैं, ओडोरलेस होती हैं और टेस्टलेस होती हैं, यानी कि इनमें रंग नहीं होता, इनमें गंध नहीं होती, खुशबू नहीं होती कभी, और स्वाद भी नहीं होता। ये पानी में भी बहुत कम घुलती हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अच्छा, ये रिएक्ट क्यों नहीं करती है कि इनकी जो आउटर शेल होता है ना, आउटर ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे ही भरे होते हैं। इसलिए एक तरह से हम देखा जाए तो स्टेबल होती हैं और रिएक्शन करना ही नहीं चाहती इस वजह से। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसमें हमारे इस तरह से 18 कॉलम्स बने होते हैं और 7 पीरियड्स होती हैं, और रोज जिसे हम कहते हैं। एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हम देख ही चुके हैं कि 18वां समूह है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जादुई सूत्रों की पुस्तक भी कहा जाता है। मंत्र तंत्र की पुस्तक। अच्छा बताइए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। जादुई सूत्रों की पुस्तक, ये हम कहते हैं हमारे अथर्ववेद को। अथर्ववेद आखिर है क्या। अथर्ववेद ना, ये जादू मंत्र और टोटकों की किताब कहते हैं इसे हम, लेकिन सिंपल समझो तो ये डेली लाइफ से जुड़ी बातें इसमें है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें। इसमें कुल 20 खंड हैं, मतलब 20 बुक्स हैं इसमें, और 6000 मंत्र हैं, 730 हाइम है, यानी कि भक्ति भजन या सूक्त हैं। ये चारों वेदों में सबसे चौथा वेद माना जाता है। इसमें है कि इसमें बीमारी से बचने के उपाय, जादू मंत्र, टोटके, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, मतलब यानी कि ये बाकी वेदों से थोड़ा अलग और प्रैक्टिकल चीज़ें इसमें भरी हुई हैं। इसके अलग अलग वर्जन्स हैं। अथर्ववेद की 2 मेन शाखाएं, पैपल्लद और सौनक। पैपल्लद और सौनक, ठीक है। आज के टाइम में ये दोनों वर्जन ही अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, बाकी 3 हमारे जो हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। हमारा एक तो है ऋग्वेद, ये सबसे पुराना वेद है। इसमें लगभग 1028 सूक्त हैं, हाइम जिसे कहते हैं। इसे मानवता का पहला साहित्य भी कहते हैं हम लोग। जो यजुर्वेद है, इसे हम प्रार्थनाओं, यज्ञ की किताब कहते हैं। शुक्ल और कृष्ण, इसके 2 टाइप हैं, यानी कि व्हाइट और ब्लैक। सामवेद अगर हम देखें तो इसमें मेनली ना म्यूजिक और गाने, चैंट्स, ये सब हैं। इसमें 1549 हाई में सूक्त हैं। इंडियन म्यूजिक की ओरिजिन हम लोग यहीं से मानते हैं कि यहीं से हुई है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है अथर्ववेद। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7, 5, 6 या 8।
वॉलीबॉल जिसने खेला होगा उसको तो पता ही होगा, मैंने भी बहुत खेला है बचपन में। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या हमारी होती है 6। अच्छा, वॉलीबॉल में जो 6 प्लेयर्स होते हैं ना, मतलब कि हमारे जो ये प्लेग्राउंड होता है इस तरह से, यहाँ पे नेट लगा होता है, तो एक टाइम पर ग्राउंड में एक टीम के 6 खिलाड़ी होते हैं। 6 यहाँ पे होते हैं, 6 यहाँ पे होते हैं, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, प्लेयर्स की पोजीशन अगर हम समझें तो 3 प्लेयर्स आगे हैं हमारे ये, और 3 प्लेयर्स पीछे की तरफ हैं। फ्रंट वाले जो हैं ये अटैक करते हैं, स्मैश करते हैं, दोनों तरफ के हैं, और पीछे वाले हैं बैक लाइन वाले, डिफेंस और रिसीव करते हैं। गेम का इसका मेन गोल होता है कि मतलब आपने अगर वॉलीबॉल देखा हो तो हर टीम की कोशिश रहती है कि बॉल को नेट के ऊपर से दूसरी टीम के कोर्ट में गिराएं। अगर बॉल ग्राउंड पर गिर गई तो पॉइंट मिल जाता है। और ओलंपिक्स में ना वॉलीबॉल 1964 में जुड़ा, उससे पहले नहीं था ये। इंडिया की जो मेंस वॉलीबॉल टीम है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, और इसे हमारे यहाँ देखता है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। बाकी अगर हम देखें तो अगर कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स देखें, जैसे बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन 2 टाइप के होते हैं, सिंगल्स, डबल। सिंगल्स में 1 प्लेयर होते हैं और डबल्स में 2 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में टोटल हम देखें तो 11 प्लेयर होते हैं, और हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं। ये एक एक टीम का बता रहा हूँ आपको। टेबल टेनिस में सिंगल्स में 1 और डबल्स में 2। वाटर पोलो जो होता है उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर 6 हो गया। चलिए, आजकल स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आगे बढ़ते हैं कि जंतर मंतर जो भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर संपत्तियों में से एक है, कहाँ पे स्थित है? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन या वाराणसी? तो जो हमारा जंतर मंतर है, घूमते होगा तो आपको पता होगा, मैंने ये भी देखा है, तो ये हमारा जयपुर में, एक्चुअली राजस्थान में। जंतर मंतर जो है ना, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि खगोलीय वेधशाला। इसे 18वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था। यहाँ बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे सूरज, चांद और सितारों की हम लोग पोजिशंस देखते हैं। इसमें करीब 20 बड़े इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट बिना टेलीस्कोप के भी एक्यूरेट मेजरमेंट दे देते हैं। इंडिया की सबसे फेमस ऑब्जर्वेटरीज में से एक है ये, और आज भी ये सबसे अच्छी कंडीशन में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अच्छा, जयपुर का जो जंतर मंतर है ना, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। मतलब ये जगह मतलब पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। इसे बनवाया था महाराजा सवाई जय सिंह 2 ने। कभी जाना आप लोग भी इधर। उन्होंने सिर्फ जयपुर में नहीं बल्कि और जगहों पर भी जंतर मंतर बनवाए थे, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, लेकिन यूनेस्को स्टेटस जयपुर वाले को मिला है। अच्छा, दिल्ली में भी यूनेस्को साइट से अगर हम देखें, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी मैंने एक्चुअली देखी हुई है, हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार और लाल किला। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया कि जंतर मंतर जिसको यूनेस्को की धरोहर संपत्ति में आता है वो हमारे जयपुर में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने योजना आयोग का स्थान लिया है? यानी कि वित्त आयोग, नीति आयोग, सीएजी या फिर चुनाव आयोग? जो हमारे प्लानिंग कमीशन होता था उसको किसने रिप्लेस किया है? तो हमारे इसका सही आंसर है नीति आयोग, ये वाला। नीति आयोग है क्या? तो भारत सरकार का ना एक पॉलिसी थिंक टैंक है, सोचना और योजना बनाने वाला संस्थान है नीति आयोग। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बना क्योंकि पहले क्या होता था कि एक संस्था होती थी प्लानिंग कमीशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, उसी को बदल के तो यह आया योजना आयोग। वो 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी। लेकिन 17 अगस्त 2014 को ना प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया था और उसकी जगह नीति आयोग बनाया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाकर, एग्जैक्ट डेट आपसे पूछें तो, और जबकि आपको याद भी रखनी है, 1 जनवरी 2015। इसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर्स के चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन एट प्रेजेंट सुमन बैरी, और सीईओ जो है परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग का काम क्या होता है कि ये सरकार को कई नई पॉलिसीज और आइडियाज़ देते हैं, राज्यों के साथ मिलकर डेवलपिंग प्लानिंग करते हैं, और इसे सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो सरकार को गाइड करते हैं। मतलब इनका ब्रेन है एक तरह से, सरकार को गाइड करने वाला ब्रेन। और अगर हम देखें, अगर कुछ और आयोगों के बारे में हम देखें जो यहाँ पर हमसे दिए हुए हैं, तो फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 के तहत ये बना हुआ है। सेंटर और स्टेट जो है उनके बीच में पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में इसमें बताया। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं, जो कि आज के टाइम में हमारे देश में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इनका काम है कि अच्छे से इलेक्शंस कराए जाएँ। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, ये गवर्नमेंट के अकाउंट चेक करते हैं, उनको ऑडिट करते हैं। ये भी एकदम एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है नीति आयोग। चलिए अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? ओणम, पोंगल, भिक्कू या फिर हॉर्नबिल? जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? इसका हमारा सही आंसर है पोंगल।
अगर हम पोंगल समझे तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि फसल का त्यौहार। ये मेनली तमिलनाडु में हम लोग मनाते हैं। हर साल जनवरी महीने में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें होता क्या है कि एक बैल होता है जिसे लोगों को भी छोड़ दिया जाता है, और कई इसमें पार्टिसिपेंट जो होते हैं उस बैल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनका मेन गोल होता है कि बैल की पीठ पर लगे कपड़े को मतलब पकड़ना, जो इनाम होता है एक तरह से। ये एक तरह का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है तमिलनाडु का। बैल को काबू में करना इतना ईजी भी नहीं होता है। पार्टिसिपेंट्स की कोशिश रहती है कि बैल को ज़्यादा समय तक पकड़ कर रखें, और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि उन्हें बैल के सींग पर बधे प्राइस को निकालना होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। तमिलनाडु के कुछ और इंपॉर्टेंट अगर हम फेस्टिवल देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखना। पोंगल, नवरात्रि, महाशिवरात्रि, दीपावली, करती गई दीपम और नृत्य महोत्सव, यानी कि नृत्यांजलि फेस्टिवल जिसे हम कहते हैं। अच्छा चलिए, अगर हम अपने बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो जो हॉर्नबिल है, तो ये नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है हर साल। और जो भिक्खू है, भिक्खू बौद्ध धर्म में नियुक्त पुरुष मठवासी है। ठीक है, तो ये तो इसका सही आंसर नहीं होगा। और ओणम हमारा जो है वो केरला का फसल उत्सव है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा पोंगल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार या असम? तो जो हमारा सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये हमारा पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, सिंगालीला नेशनल पार्क है क्या? तो ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, और ये एरिया माउंटेन रीजन में आता है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में आता है हमारा ये सिंगालीला रेंज। ये एक नॉर्थ साउथ माउंटेन रेंज है, और ये नॉर्थ वेस्ट बंगाल में है हमारी। इस पार्क की खास बात यह है कि यहाँ पे मेनली रोहोडेंड्रॉन फॉरेस्ट, यानी कि फूलों वाले जंगल मिलते हैं। 1986 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया था, और 1992 में नेशनल पार्क बना दिया गया था। यहाँ की अगर हम ऊंची चोटियाँ देखें तो फालूट, संदकफू और टोंगलू और साबरग्राम, इनकी हाइट यहाँ पे लिखी हुई है। ये यहाँ की ऊंची चोटियाँ हैं। वेस्ट बंगाल के कुछ और इंपॉर्टेंट अगर नेशनल पार्क देखें तो एक तो जल्दापारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, छपरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे भी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है पश्चिम बंगाल, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, जो हमारा 24वां क्वेश्चन है, पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा, मापुटो, वेलिंगटन या किशानसा? तो सीधा आंसर है हमारा इसका पोलैंड। कंट्री है, उसकी कैपिटल तो हमें पता ही होनी चाहिए एक्चुअली। जो पोलैंड है उसकी कैपिटल हमारी है वॉर्शो। पोलैंड के बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखें तो ना, ये एक सेंट्रल यूरोप में स्थित है। इसकी जो करेंसी है वो है ज्लोटी, जो मतलब वहाँ पे करेंसी चलती है, मुद्रा। इसकी कैपिटल मैं बता चुका हूँ आपको, वॉर्सो है, और यहाँ की ऑफिशियल भाषा पॉलिश है। ये बाल्टिक सी के किनारे पे बसा हुआ है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, मतलब यहाँ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो अभी एट प्रेजेंट वहाँ के एंड्रेस डूडा है। अच्छा, अगर हम बाकी यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ऑप्शंस के बारे में दी हुई जो हमारे क्वेश्चन में थे, तो जैसे हमारा एक ऑप्शन था मापुटो, तो ये हमारी मोजाम्बिक की कैपिटल है। यहाँ की जो करेंसी है वो मेटिकल है, और फिलिप जेसिंटो न्यूसिक यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जो न्यूजीलैंड है, वेलिंगटन हमारा एक और ऑप्शन था, अगर आपने ध्यान दिया हो क्वेश्चन में यहाँ पे। तो जो वेलिंगटन है ये हमारे न्यूजीलैंड की कैपिटल है। यहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है, प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न है। ज़ेरे जो है वहाँ की कैपिटल किसानसा है, ज़ेरे मुद्रा वहाँ चलती है, और फेलिक्स त्सेसीकेडे वहाँ के हमारे राष्ट्रपति हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर बना वो बना वॉर्सो, पोलैंड की राजधानी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम लोग बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है इस पूरे सेशन का, कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? 24, 26, 12 या 18? आपका जो अशोक चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं? ये देखिए, अशोक चक्र में ना हमारी 24 तिल्लियाँ होती हैं एक्चुअली में। ये एक पहिए जैसा सिंबल होता है, ऐसा सा। ये बौद्ध धर्म के धर्म चक्र से लिया गया है। इसे आप भारत के राष्ट्रीय ध्वज, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, जो 24 तिल्लियाँ होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं जीवन के नियम, कर्म और गति को। मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए। जो इंडियन फ्लैग होता है ना, ये बीच की जो हमारी सफ़ेद पट्टी होती है, हमारा ऐसा फ्लैग होता है ना जो यहाँ पे होता है, ये जो सफ़ेद पट्टी होती है, इसका कलर हमारा गहरा नीला होता है, नेवी ब्लू। इसे ऑफिशियली 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। जो हमारे जो फ्लैग होता है उसका अगर हम बाकी से देखें तो ये हमारा केसरिया कलर का होता है, जो साहस और त्याग के बारे में बताता है। जो सफ़ेद हिस्सा होता है ये शांति और सच्चाई के बारे में बताता है, और जो हरा हिस्सा होता है ये विकास और हरियाली के बारे में। और बीच में अशोक चक्र जो है ये नियम और प्रगति का प्रतीक है। अच्छा, अगर फ्लैग का रेशियो देखें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फ्लैग का जो रेशियो होता है 3:2 का होता है।
मतलब लेंथ अगर 3 है तो विड्थ होगी वो 2 होगी। ठीक है, ये हमारे इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे कवर हो गए। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर 24। तो चलिए अब आप इस वीडियो को 2-3 बार देख के रिवाइज करिएगा। और यहाँ पे आपके 25 इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। बाकी हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में, किसी नेक्स्ट मतलब सेशन में जब मिलेंगे तो हम वहाँ पे दोबारा से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपको मैं लेकर आऊँगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करिएगा। और अब ऐसा होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन को लगाएं तो आपको सारे के सारे आंसर फर्स्ट टाइम आप खुद ही बता लें, इतना ईजी होना चाहिए। तो चलिए अब किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।